वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच वी सिंह अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग फिजिक्स का एक लेक्चर देख चुके हैं, ये हमारा दूसरा लेक्चर है बेटा। ध्यान से देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, जो हमने पिछला वाला लेक्चर किया है देन उस आगे से स्टार्ट करेंगे। यानी कि पीछे का लेक्चर हमने यहाँ तक देख लिया था, यानी कि किसी वस्तु में किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य क्या है। यानी कि कोई भी अगर वस्तु है धनावेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब है कि उस पर ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे और आज का पॉइंट है बेटा हमारा आवेशन की विधियाँ। यानी कि कोई भी आवेश किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें कई सारी विधियां हैं बेटा। इसमें हमारी आप आज फर्स्ट विधि की बात करें अगर, तो पहली विधि जो है आपकी बेटा वो है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या है आपका? घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहली विधि के बारे में हम लोग बेटा देखेंगे, ये हमारा घर्षण द्वारा आवेशन है। तो इसके बारे में डिटेल से आप लोग देखेंगे। 1 सेकेंड। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आप लोग बेटा देखें कि क्या होता है जब हम एक वस्तु को यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ें, यानी कि क्या करें, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ें, तो वहाँ पर रगड़ने के उपरांत क्या उत्पन्न होता है, यानी कि फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, यानी घर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। और उस घर्षण से क्या होता है कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। घर्षण के द्वारा क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं, जिस कारण जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं बेटा वो वस्तु आपकी ऋणावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो वस्तु आपकी धनावेशित हो जाती है। तो ये तो आपका एक विधि हो गई कि घर्षण के द्वारा हम लोग किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो हमने बताया जैसे आप क्या काम करेंगे कि दो चीज़ें ली, आपने एक कांच की छड़ ली, दूसरा रेशम लिया। अब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को जब आप रगड़ेंगे तो आपकी जो कांच की छड़ होगी उस कांच की छड़ पे कुछ आवेश आ जाएगा, और जो रेशम की जो है कपड़ा है उस पर भी कुछ आवेश आ जाएगा। तो इस कारण देखेंगे कि जिससे यानी कि अगर रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर कांच पे जाएं या कांच से निकलकर रेशम पे जाएं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये तात्पर्य हो रहा है कि जिस भी तत्व पर यानी कि जिस भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वो पदार्थ आपका क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। और जिस भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपका पदार्थ कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। अगर हम लोग देखें कि जो एवोनाइट की छड़ होती है उसको अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एवोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिस कारण जो एवोनाइट की छड़ होती है बेटा वो ऋणावेशित हो जाती है, और बिल्ली की जो खाल होती है वो आपकी कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एवोनाइट की छड़ कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। तो इसका मतलब एवोनाइट की छड़ पर बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और बिल्ली की खाल पर इलेक्ट्रॉन क्या है? कमी हो गई। वहीं कांच की छड़ और रेशम के साथ देखा, तो जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ेंगे तो कांच की छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है तथा रेशम आपका ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कांच की छड़ होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊन में यानी रेशम में चले जाते हैं, जिस कारण रेशम जो होता है ऋणावेशित हो जाता है, और जो कांच की छड़ होती है वो बेटा धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार उसमें क्या होता है? चार्ज आ जाता है, कुछ ना कुछ आवेश आ जाता है। ये विधि आपकी क्या कहलाती है? आवेशन। यानी कि किसके द्वारा आवेशन होता है? ये घर्षण के द्वारा आवेशन हो जाता है। एक ये हमने घर्षण के द्वारा। दूसरा हमारे पास विधि है चालन द्वारा आवेशन बेटा। दूसरी विधि का नाम क्या है आपका? चालन द्वारा आवेशन। अब इस विधि को देखें, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है आपका बेटा? यानी कि चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसके अंदर बेटा क्या होता है कि कोई भी दो ऐसे पदार्थ ले लो,
कोई भी दो ऐसे पदार्थ ले लो जिन पे कोई भी आवेश ना हो, क्या हो, उन पर कोई भी आवेश ना हो। अब वो आवेश बिना आवेश वाले यानी कि कोई भी हमने पदार्थ ले लिया, अब उनके लिए आप क्या करेंगे बेटा, सॉरी 1 सेकंड, कोई भी ले लिया हमने जिस पे कोई भी आवेश नहीं है। अब वो उस वाले पदार्थ को जिस पे आवेश नहीं है, उस वाले पदार्थ को आप लोग क्या काम करें, किसी अन्य दूसरे पदार्थ से कनेक्ट कर दें, अन्य किसी दूसरे पदार्थ से कनेक्ट कर दें, और वो दूसरा पदार्थ जिससे आप कनेक्ट करें वो पदार्थ आपका आवेशित होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए। अब क्या होता है, जब एक पदार्थ को बेटा दूसरे पदार्थ से जब कनेक्ट किया जाता है, तो जो आपका पहला वाला जो अनावेशित है, जो आपका पदार्थ अनावेशित है, यानी कि जिस पदार्थ पर कोई भी आवेश नहीं है, उस पदार्थ में आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने शुरू हो जाएंगे। किसमें से प्रवाहित होने शुरू हो जाएंगे बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, जिस पे आवेश है, जिससे आपको कनेक्ट किया, यानी कि जिससे आपको कनेक्ट किया। बेटा यहाँ हम एक डायग्राम के माध्यम से अगर देखने की कोशिश करें तो बेटा आपके पास में एक ये चालक है, यानी कि जिस पे कोई भी आपका आवेश नहीं है। एक दूसरा चालक हमारे पास ये है, इस पे भी हमारा कोई चार्ज नहीं है। हमने माना कि इसमें ये वाला एक है जिस पे कोई चार्ज नहीं, एक दूसरा लिया इस पे भी कोई चार्ज नहीं। अब हमने ये चीज़ मानी तो इसमें से देखा कि अब ये मान के चलते हैं कि हमारा इस टाइम, अब हमने ये मान के चलेंगे कि बेटा एक पे इस पे चार्ज है, ये जो वाला है हमारे इस पे हमारा चार्ज है, और ये दूसरा वाला जो है हमारा उस पे कोई चार्ज नहीं, यानी ये वाला है इस पे आपका चार्ज है और इस वाले पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप इन्हें क्या काम करें, एक चालक तार के द्वारा कनेक्ट करा दें, यानी एक वायर के द्वारा कनेक्ट करा दें। तो क्या होगा, इस वाले ए वाले गोले से जो भी आवेश होगा वो दूसरे वाले गोले की ओर बहना शुरू हो जाएगा, यानी कि ए वाले गोले से बी वाले गोले की ओर आवेश का फ्लो प्रवाह शुरू हो जाएगा। और ये प्रवाह जब तक बहेगा, जब तक होगा, जब तक कि इन दोनों का जो विभव है वो समान ना हो जाए, यानी विभव का जो विभव है वो क्या हो जाए, समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों का विभव समान हो जाएगा तथा विभवांतर 0 हो जाएगा और इनका फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि देखो एक आवेशित वस्तु थी, दूसरी अनावेशित वस्तु थी। अब आवेशित वस्तु ने अनावेशित वस्तु को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो ये आपका चालन द्वारा आवेशन कहलाता है बेटा। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। क्या बताया हमने, किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के निकट लाएं तो जो आवेशित वस्तु होती है उसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है अनावेशित वस्तु की ओर, और वो प्रवाह जब तक चलता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, या फिर उनके बीच का विभवांतर जो होता है, यानी दोनों का विभवांतर जो होता है वो 0 ना हो जाए, तब तक ये फ्लो चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो आपका कहलाता है वो चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, जो हमारा पहले से आवेशित वस्तु है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक होता है, और जो अनावेशित है उस पर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो इस कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन दाब के कारण बहने शुरू हो जाते हैं कम दाब की तरफ, जिस कारण वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, चलता रहता है। तो ये बेटा आपका चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा हमारा जो आवेशन है वो बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। अभी आपने देखा था एक घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा आवेशन, यानी जिसमें हम लोग एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो जाते हैं, जिस कारण वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अब दूसरा हमने देखा था आपका बेटा चालन द्वारा आवेशन, जिसमें क्या होता था, एक वस्तु हमारी आवेशित होती थी तथा दूसरी वस्तु अनावेशित होती थी। जो हमारी आवेशित वस्तु थी उसमें से दाब अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाते थे, और ये इलेक्ट्रॉन जब तक बहते थे जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए या विभवांतर उनका 0 ना हो जाए।
तब तक ये फ्लो बहता रहता था। तो उसमें क्या हुआ करता था, हम लोग एक वस्तु को दूसरी वस्तु से टच करा देते थे या किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देते थे। अब दूसरा बेटा हमारा जो आता है वो विधि आती है आवेशन की, तीसरी विधि है बेटा ये, और इस तीसरी विधि का जो नाम है वो है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। बेटा आप लोग देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है इसको आप समझेंगे, बड़ा इजी है। वैसे बहुत ही टेढ़ी खीर होती है इसकी, लेकिन बहुत ही इजी है अगर आप सही से समझोगे। इसके अंदर क्या होता है कि जिस भी वस्तु को हमें आवेशित करना हो उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से स्पर्श नहीं कराना है हमें। पीछे वाले में हमने क्या काम किया था, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा के हम आवेशित कर देते थे। लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिस भी वस्तु को, जिस भी पदार्थ को, जिस भी गोले को आप आवेशित करेंगे उसको किसी दूसरे गोले से यानी कि किसी दूसरी चीज़ से टच नहीं कराना, स्पर्श नहीं कराना बेटा, ठीक है। ये चीज़ होती है यानी बिना स्पर्श कराए यानी बिना टच कराए आवेशित कर दें किसी भी वस्तु को, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है हमारा। कोई भी अनावेशित वस्तु है यानी जिसमें कोई भी आवेश नहीं है उसको बिना किसी दूसरे पदार्थ या किसी दूसरी वस्तु के टच कराए यानी दूसरी वस्तु से टच कराए हम उस वस्तु को आवेशित कर दें, उस वस्तु को आवेशित कर दें, वो हमारा जो कहलाती है विधि वो क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसमें बेटा हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, दो मतलब कि चालक हैं यानी कि कोई दो गोले हैं अनावेशित। कैसे हैं, दो बेटा हमारे पास में कोई अनावेशित गोले हैं, एक गोला देखो ए है बेटा, दूसरा गोला बी है। अब ये दोनों गोलों को अपने अपने स्टैंड पे रखा गया है और ये जो दोनों स्टैंड हैं ये ऐसे स्टैंड हैं जिसमें विद्युत या आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता यानी विद्युत रोधी ये स्टैंड हैं। तो ये स्टैंड इसलिए हैं क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो, यानी कि ये ज़मीन से अगर टच हो तो इसमें जो आवेश आए वो आवेश ज़मीन में न चला जाए, इसलिए हमने इन्हें स्टैंड से टच करके कनेक्ट करके रखते हैं। अब ये जो ए गोला और वी गोला होता है, ये दोनों गोलों को क्या करना है कि बिल्कुल आपस में हमने सटा के रख लिया। क्या कर लिया, गोलों को तो हम सटा के रख सकते हैं, यानी कि कोई दो ऐसे गोले हों जो अनावेशित हैं, यानी अनावेशित और अनावेशित को तो हम सटा के रख सकते हैं, लेकिन जो हम इसके दूसरा जो आवेशित होगा उसको हम इससे नहीं टच कर सकते। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं बेटा, एक हम रॉड लेते हैं, जैसे ये हमने दूसरी कंडीशन में एक हम बेटा रॉड लेते हैं और ये रॉड जो होगी वो हम लोग आवेशित ले लेते हैं। कैसी रॉड ले लेते हैं, आवेशित ले लेते हैं, और वो ऐसी आवेशित लेंगे यानी कि पूरी रॉड या तो पूरी की पूरी प्लस की हो या पूरी की पूरी माइनस की हो। यानी हमने अगर प्लस की ली, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो प्लस की रॉड ली, इस प्लस की रॉड को यानी कि इस पे आवेश, अब ये जो रॉड है ये तो हम कहीं से भी चार्ज कर सकते हैं, इस पे आवेश ला सकते हैं, ये चाहे घर्षण के द्वारा ले आओ यानी फिक्शन के द्वारा ले आओ, कैसे भी ले आओ, इस पे तो इसको तो हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो गोले थे हमारे पास, इन पे हम लोग इन्हें चार्ज कैसे भी नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे, बस इनके पास लाना है। किसको लाना है, ये जो आवेशित छड़ थी हमारे पास, ये छड़ है, ये इन दोनों गोलों के पास लाना है। ये विशेष ध्यान रखना है, इनसे टच नहीं कराना है बेटा, इनसे टच नहीं कराना है, हमें क्या करना है, इनके पास लाना है। बेटा हम लोग जानते हैं, एक सिद्धांत जानते हैं, एक नियम जानते हैं। क्या जानते हैं कि जब हम लोग प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज के पास ले जाएं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जैसे ही हम अगर ये जो हमने ली रॉड, ये अगर हमारी प्लस की होगी बेटा, तो जो गोला है, हमेशा याद रखो, कोई भी उदासीन वस्तु हमेशा अपने आप में आवेशित होती है, उस पर आवेश होता है मौजूद, लेकिन क्या होता है, उस पर जितना प्लस का आवेश होता है उतना ही माइनस का आवेश होता है, जिस कारण वो वस्तु उदासीन रहती है। यानी कि आवेश की मात्रा प्लस तथा माइनस की आवेश की मात्रा समान रहती है, लेकिन इस कारण वो वस्तु क्या होती है, उदासीन हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे ही इसके पास में हम लोग प्लस की छड़ लाएंगे, इसके पास जैसे ही हम प्लस की छड़ लाएंगे, वैसे ही इस गोले में जो भी प्लस का चार्ज होगा और जो भी माइनस का चार्ज होगा, ये दोनों बढ़ जाएंगे। कैसे बटेंगे, अगर हमारी रॉड अगर प्लस की है तो ये रॉड प्लस वाला जो आवेश होगा वो माइनस वाले आवेश को अपनी ओर
अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा, जिस कारण इस छड़ की तरफ वाली सिरे पर यानी कि साइड पर क्या हो जाएगा, ये बेटा देखो माइनस का आवेश आ जाएगा। देखो ये माइनस माइनस आवेश आ गया, यानी कि जो साइड इस रॉड के पास में होगी, अगर रॉड हमारी प्लस की है तो इस साइड आपका आवेश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला जो आवेश है वो माइनस वाले आवेश को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तथा दूसरा वाला जो आवेश आपका बच्चा जो प्लस का होता है, हम जानते हैं जब समान आवेश होते हैं, प्लस प्लस का आवेश होता है, तो इनमें बेटा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी रिपल्सन होता है। जब प्रतिकर्षण होता है तो प्रतिकर्षण के कारण जो दूसरा गोला होगा वो दूसरे गोले के दूसरे छोर पर, दूसरे गोले के दूसरे गोले पर पूरा का पूरा प्लस इकट्ठा हो जाएगा जाके, यानी कि जिस तरफ हमने रॉड रखी है उस तरफ रॉड अगर प्लस की है तो माइनस वाला आवेश, और उसका जो दूसरा उससे गोला कनेक्ट है उसके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस वाला आवेश पहुंच जाएगा, क्योंकि ये रॉड जो है प्लस वाले आवेश को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर देगी, यानी कि दूर को हटा देगी। अब देखेंगे आप लोग, रॉड आपको इससे टच नहीं करनी है, रॉड पास में ही रखनी है, बस पास में रखेंगे और देखेंगे कि दोनों गोलों पे आवेश आ चुका है। एक गोले पे रॉड की तरफ माइनस आवेश तथा दूसरे गोले पर दूसरी तरफ आपका बी गोले पर दूसरी तरफ आपका प्लस का आवेश आ चुका है। इसके जस्ट नीचे हम लोग दूसरा एक और स्टेप देखेंगे। क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसी रॉड को पास में ही रखेंगे, इस रॉड को हम लोग पास में रखेंगे, इस रॉड को हम हटाएंगे नहीं, और इसको पास में रखे हुए ही इन दोनों गोलों को बेटा हम अलग कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, अलग कर देंगे। जैसे ही हम लोग इन दोनों गोलों को अलग करेंगे तो जो एक गोला जिस पर हमारा रॉड थी, जिस तरफ हमारी रॉड थी, ए वाला गोला, उस पर माइनस का चार्ज रहेगा, और जो बी वाला था उस पर प्लस का चार्ज था, वो प्लस का ही चार्ज रहेगा। अब इनकी एक एक साइड पे है, तो चौथी कंडीशन हम क्या करते हैं बेटा, हम इस रॉड को अब हटा लेंगे। अब ये जो रॉड है इस रॉड को बिल्कुल अलग कर देंगे, और जैसे ही रॉड को अलग करेंगे वैसे ही जो ए वाला गोला जिसपे हमारा माइनस का चार्ज था वो पूरी की पूरी सतह पर, तो पूरे के पूरे दोनों गोले जो हैं, इन दोनों गोलों पर अब आवेश की मात्रा पूरी सतह पर समान समान फैल जाएगी। ए वाले गोले की सभी सतहों पर यानी पूरी सतह पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। आप लोग देखेंगे बेटा, ये देखो माइनस का चार्ज आ जाएगा, और बी वाले गोले पर पूरी सतह पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार ये दोनों गोले आवेशित हो गए, यानी कि बिना टच कराए ए गोला हमारा माइनस का और बी गोला हमारा प्लस का। यानी कि टच कराने का मतलब है जो दूसरी छड़ हम प्लस की या कोई भी माइनस की ला रहे हैं उस छड़ को इसके करीब नहीं लाना है, हमको इसके पास, यानी कि इस करीब का मतलब इससे टच नहीं कराना है। जो आवेशित वस्तु है या आवेशित छड़ है उस छड़ को टच नहीं कराना है, अनावेशित को तो हम आपस में टच करा सकते हैं। ये हमारा बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। तो हमारी ये तीन विधियां थी कि हम लोग किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। इसमें हमने पहली विधि जो देखी थी घर्षण द्वारा यानी फ्रिक्शन द्वारा, दूसरी विधि देखी थी हमने चालन द्वारा यानी कि कंडक्शन द्वारा, और तीसरी विधि जो हमने बेटा देखी थी वो हमने देखी थी बेटा यानी कि प्रेरण द्वारा यानी इंडक्शन द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। यानी कि एक तो हमारा हुआ था आपका घर्षण, दूसरा हमारा यानी फ्रिक्शन, यानी कि दूसरा हमारा कंडक्शन, और तीसरा हमारा बेटा इंडक्शन। यानी कि ये तीन हमारे नियम रहते हैं, सिद्धांत रहते हैं, जिसके द्वारा वस्तु को क्या करा जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है बिना स्पर्श कराए। अब यहाँ से बेटा हम लोग देखें कि हमारे पास में अब दूसरा नियम आता है। क्या है दूसरा नियम? है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। यानी कि जो आवेश होता है उसके कुछ न कुछ गुण होते हैं। आवेश जो होता है वो अपने कुछ न कुछ गुण उत्पन्न करता है। तो उसमें से आवेश के कुछ मूलभूत जो गुण हैं उनके बारे में हम लोग बेटा चर्चा करेंगे। तो उन मूलभूत गुणों में हम लोग देखेंगे बेटा, सबसे पहला जो होता है इसका गुण होता है आवेश का। आवेश क्या करता है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करता है। यानी आवेश, हमेशा याद रखो, कोई भी दो आवेशित वस्तु
कोई भी दो आवेशित वस्तु वो या तो एक दूसरे की ओर आएंगी, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगी यानी कि आकर्षित करेंगी, या फिर दोनों आवेशित वस्तु एक दूसरे को दूर की ओर हटा देंगी। कहने का मतलब है कि जब दो आवेश, दोनों आवेश एक जैसे हों, जैसे प्लस और प्लस या फिर माइनस और माइनस, यानी कि जब एक जैसे समान प्रकार के आवेश हों, जब उन आवेशों को हम लोग बेटा पास लाएं अगर, तो हम उन आवेशों को अगर पास लाएं तो वो आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर की ओर हटा देते हैं। तो ये दूर की ओर हटाना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिकर्षण कहलाता है, यानी कि उसे हम लोग रिपल्सन बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो प्रतिकर्षण को रिपल्सन बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश, जब समान प्रकृति के आवेश जिन्हें हम लोग सजातीय बोलते हैं, सजातीय आवेश अगर पास में लाए जाते हैं, जैसे प्लस को प्लस के पास लाएं या फिर माइनस को माइनस के पास लाएं, तो ये दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर की ओर हटा देंगे। ये एक दूसरे को दूर की ओर हटा देंगे। ये हमारा क्या होता है, प्रतिकर्षण कहलाता है। वहीं अगर दो विपरीत आवेश बेटा, एक प्लस ले लें और दूसरा माइनस ले लें, यदि इन दोनों आवेशों को करीब लाएं हम, तो ये दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। तो याद रखो कि वैद्युत आवेश जो होते हैं, इन वैद्युत आवेशों में एक पहला जो गुण हुआ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का होता है, यानी कि समान प्रकृति के आवेश, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यानी कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ गए ये चीज। दूसरा नियम क्या है इनका, मूलभूत दूसरा गुण है बेटा आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब क्या होता है, आवेश को ना तो हम बेटा कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ये आवेश कुछ नहीं होता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। आवेश कभी भी ना नष्ट किया जाए, जैसे ऊर्जा होती है, ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसे ही जो आवेश होता है हमारा, इस आवेश को भी हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंच जाता है। बस ये इतना मतलब आवेश होता है। तो आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता है, हमेशा आवेश फिक्स रहता है। अगर इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें बेटा, तो जब हम लोग किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, जब कांच की छड़ को हम लोग बेटा रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके रेशम पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, रेशम पर पहुंच जाते हैं। तो जब रेशम पे पहुंचते हैं तो क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन आपकी उससे निकले थे, कांच से निकले थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना धन आवेश, अब जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतना ही आपका रेशम पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। वहीं जितना आपका ऋण आवेश रेशम पर आएगा उतना ही धन आवेश आपका कांच की छड़ पर आ जाएगा। तो आवेश क्या हुआ कि एक पदार्थ यानी कांच से किस में पहुंच गया, रेशम में पहुंच गया। ऋण आवेश कांच से रेशम में पहुंच गया, लेकिन इसे क्या है, रेशम पे कहीं बाहर से तो नहीं आया, बस किससे आया, एक पदार्थ से आया। कौन सी पदार्थ से, कांच से आया। तो ये चीजें हैं आपकी ध्यान रखना है बेटा कि हमेशा आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ये कभी ना ही तो नष्ट रहता, ना ही तो नष्ट होता और ना ही ये उत्पन्न किया जा सकता है। ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है बेटा। ठीक है, ये आपका आवेश के संरक्षण का नियम रहा। अभी इस आवेश के संरक्षण के नियम में बेटा दो चीजें हम देखते हैं, एक तो रगड़ने वाला और दूसरा सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग बेटा। इसमें एक नियम और होता है हमारा, ये नियम है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन का क्या मतलब होता है, ये भी एक यहाँ से ही आवेश की बात करी गई है, यहाँ से इसका सिद्ध होता है। आवेश का क्या होता है कि जब एक गामा फोटॉन हो,
एक गामा फोटान हो, याद रखना गामा फोटान जो होता है बेटा, उसकी जो ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी उससे अधिक भी होते हैं, यानी इससे अधिक भी होती है, यानी इससे अधिक होती है, कितने से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। अब ये यानी कि आपको क्या करना है, गामा फोटान की ऊर्जा उससे अधिक, अब इसको क्या करना है, किसी नाभिक यानी कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के मिड में होता है आपका नाभिक। अब इस गामा फोटान को किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, यानी कि कोई भी गामा फोटान है और वो किसी परमाणु से टकरा है, किससे टकरा है, परमाणु से टकराया, और उस परमाणु के नाभिक ने उस गामा फोटान को क्या कर लिया, पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया, अपने आप में एब्जॉर्व कर लिया। जैसे ही वो अपने आप में गामा फोटान को एब्जॉर्व करेगा, जितना ऊर्जा गामा फोटान की थी, गामा फोटोन को एब्जॉर्ब करा, वैसे ही वो परमाणु का जो नाभिक होगा, वो नाभिक दो भागों में टूटेगा, दो चीज़ें बनेंगी, और वो क्या बनेंगी कि गामा फोटोन ये क्रिया बनेगी, तो उस गामा फोटोन की क्रिया में एक तो पॉजिट्रॉन निकलेगा और दूसरा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब कोई भी नाभिक यानी कि अपने आप में, यानी कि गामा फोटोन को उसको गामा फोटोन को कोई नाभिक अपने आप में अवशोषित कर लेता है, तो क्या करते हैं, लेने पर उसका पूर्णतः विनाश हो जाता है, किसका, नाभिक, किसका, गामा फोटोन का पूरा विनाश हो जाता है। तो ये क्या होता है कि वो नाभिक दो भाग बनाता है, क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। ये पूरा का पूरा युग्म बनता है, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि दो, एक पॉजिट्रॉन तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि जो गामा फोटोन की पहले ऊर्जा थी, जो भी गामा फोटोन की प्रारंभ में ऊर्जा थी, वही क्रिया के बाद पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की देखा जाए तो वो भी उतनी ही ऊर्जा रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो ये जो है कुल आवेश जो होगा आपका क्या रहेगा, शून्य हो जाता है, यानी कि पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जैसे गामा फोटोन का पहले आवेश शून्य था। ऐसे ही आप देखेंगे युग्म विनाश। युग्म विनाश में क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन, क्या चीज़, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाएं, यानी कि दोनों को दोनों, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इन दोनों को बेटा पास में लाया जाए, और पास में लाने से वे क्या करते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और विनाश करने के बाद उनसे एक चीज़ निकलती है, क्या निकलती है कि दो गामा फोटान निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो गामा फोटोन निकलते हैं। अब इस क्रिया में क्या होता है कि वो दोनों का, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का विनाश हो जाता है, तो इसलिए युग्म, क्या, किसका विनाश होता है, एक युग्म का विनाश होता है। तो इस युग्म के विनाश होने के कारण ही जो भी देखा गया कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, इन दोनों पर जो पहले आवेश था, जो आवेश यानी कि का कुल आवेश जो पहले था, वही आवेश जब दो गामा फोटान निकले तब देखा गया, तो क्या रहा, इनका आवेश बराबर रहा, यानी कि कुल आवेश जो हो गया गामा फोटान का आवेश शून्य रहता है। यानी कि फिर क्या देखा इन्होंने, गामा फोटान का आवेश शून्य रहता है, यानी कि दोनों का, यानी कि आवेश क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर आता है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की बेटा ये तीसरा वाला नियम जो है हमारा वो क्या है कि वैद्युत आवेशों की ये गुण क्या है, इसका एक रखता है, आवेशों की योज्यता का नियम क्या होता है बेटा, कोई कितने भी पदार्थ हों, उन सब पदार्थों पे अगर आपको आवेश पता करना हो, तो सब पदार्थों के आवेश को बीजगणितीय नियम के अनुसार हम लोग जोड़ देते हैं और टोटल आवेश पता कर लेते हैं। वो कैसे, जैसे हमारे पास में कई कण हैं, कई सारे कण हैं, उन सभी कणों पे पहले वाले कण पे अगर मान लिया हमारा आवेश Q1 है प्लस का, और दूसरे वाले कण पर हमारा आवेश है Q2 है प्लस का, और तीसरे वाले कण पर हमारा आवेश है Q3 है वो माइनस का, और अगले वाले पे Q4 है वो भी माइनस का है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे कण हैं, उन पे डॉट 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 बहुत सारे ही ऐसी कण हैं। अगर हमें कुल आवेश निकालना हो तो इन सबको हम लोग जोड़ देंगे, कैसे करके, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, यानी कि जो हमारा प्लस का आवेश होगा उसको प्लस का रख लेंगे, माइनस का होगा माइनस का रख लेंगे। तो इस टाइप से सबको क्या कर देते हैं, बीजगणितीय योग के नियम के अनुसार जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, योज्यता का नियम हो जाता है। ठीक है बेटा।
बात आती है अगला नियम क्या है, अगला गुण क्या प्रदर्शित करते हैं ये आवेश। अगला गुण प्रदर्शित करते हैं आवेश पर वेग का प्रभाव। क्या होता है बेटा कि किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। हमेशा याद रखो, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को आप कितनी भी स्पीड से फेंको, कितनी भी स्पीड से चलाओ, उस पर आवेश जितना पहले था उतना ही रहेगा, वो क्या होती है, आवेशित नहीं होती। अगर हम लोग वेग की बात करें तो वेग के अनुसार अगर देखें तो जो हम कार चला रहे हैं, उसको कार को स्पीड से चला रहे हैं, तो हमारी वो अगर उसे चला रहे हैं उसके वेग के अनुसार देखा जाए तो वो आवेश उस पर बढ़ता चला जाएगा, वो आवेशित होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु स्थिर हो अथवा तीव्र वेग से गति करे, उसका आवेश समान रहता है। कोई भी वस्तु हो जिस पर जितना पहले आवेश रहा उतना ही आवेश बाद में रहेगा, यानी कि चाहे वो कितनी भी तेजी से चले, चाहे वो स्थिर हो। तो इसका मतलब है कि आवेश का कोई भी प्रभाव, आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला गुण क्या है इसका, अगला गुण है बेटा आवेश का, वो है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आवेश जो होता है, यानी कि इसकी बात करें तो प्रकृति में प्रत्येक आवेश वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश की हम तुलना करें बेटा, तो ये जो आवेश होता है उस आवेश की मूल प्रवृत्ति का एक न्यूनतम गुणांक होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आवेश का क्वांटीकरण अगर हम देखें तो Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है बेटा। क्या होता है, Q इजिकल टू एन ही होता है। यानी कि ये कभी भी आधे में आधा नंबर नहीं होता है, आधा नंबर नहीं होता है, चौथाई नहीं होता है, डेढ़ नहीं होता है, ये हमेशा पूर्ण नंबर में होता है, होल नंबर में होता है। यानी एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रहेगा। तो अगर किसी पर भी आपको आवेश की मात्रा पता करना हो, किसी भी कण पर, तो आप उस पर देखेंगे कि किसी वस्तु पर कण कितने हैं, तो Q बराबर एन ही यहाँ पर एन होता है। यानी कि उस पर आवेश जो होता है N4 होता है, यानी कि कणों की संख्या। और E4 होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन, एन होता है हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये एक वैल्यू बेटा फिक्स है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है, कूलॉम होता है। आप लोग इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ई इजिकल टू 1.6 इंटू टाइम्स टू द पावर -19, टाइम्स टू द पावर -19 कूलाम। तो ये इस पे आवेश होता है। अगर हमें इस पर पता करना, और यहाँ एन का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये इनफाइनाइट तक, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नंबर आपको एन का मान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर Q का मान हो गया आवेश, यानी टोटल आवेश पता करना है किसी वस्तु पर। अगर हमें किसी वस्तु पर आवेश देखना है तो हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान 1 रखेंगे तो उस पर कितना आवेश होगा, 1 ई होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 2 रखेंगे तो 2 ई हो जाएगा। अगर n का मान 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 है, तो 3 ई हो जाएगा। इस रूप में हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, कभी भी ये n का मान बेटा भिन्नात्मक नहीं होता है। यानी कि n का मान हमेशा एक रियल नंबर यानी होल नंबर होता है, नहीं प्राकृत संख्या होती है ये, यानी सॉरी, ये हमारा n का मान हमेशा प्राकृत संख्या होती है। कैसी होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 से। ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होती हैं, भिन्नात्मक संख्या नहीं होती हैं। जैसे कि हमने देखा प्लस माइनस, जैसे 3/2 हो गया या 2/5 हो गया, इस टाइप से n का मान कभी नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक की बात के लिए। बेटा हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल की बात करें अगर, तो देखो न्यूमेरिकल दिया है आपका इसी में, और ये एग्जाम्पल के रूप में है आपका सॉरी। जैसे कह रहे हैं एक चालक पर 8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं, ये चीज़ पता करना है। बेटा आप क्वेश्चन को समझें ध्यान से पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये कह रहा है एक चालक पर क्या है,
8 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश है। यानी कि ये क्या है बेटा, आवेश है। क्या है, आवेश है। यानी कि ये मान दिया है आपको बेटा क्यू का मान। ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी कि आपको इस पे इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का मतलब एन का मान ज्ञात करना है बेटा। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटे। तो हमने अभी जस्ट हमने पीछे सूत्र को देखा था बेटा, और वो सूत्र क्या था आपका, देखो Q इजिकल टू क्या था, ये वाला सूत्र आपने देखा था, ये Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हमें दो चीज़ें आपको पता होती हैं। क्या होता है, ई का मान हमें फिक्स याद रखना है आपको बेटा। ई का मान हमेशा फिक्स याद रखो। ई का मान होता है 1.6, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमेशा याद रखो, इतना फिक्स होता है, ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होती है। तो इसको देखें अगर हम लोग, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान ज्ञात करना है। हमारे पास सूत्र बेटा क्या है, Q बराबर एन ई। Q बराबर क्या है बेटा, एन ई है। कितना है, Q बराबर एन ई है। इस सूत्र में हमें लगानी है वैल्यू। अब इस सूत्र में हमें बेटा पता क्या क्या चीज़ है, Q का मान पता है। तो देखो इस सूत्र से ही हम ये दूसरा सूत्र बना सकते हैं। और वो क्या बना सकते हैं बेटा, यहाँ से जो एन है, ये एन है और यहाँ पर ई है, इन दोनों में से ई को हम क्यू के बट्टे में ले जाएं। ये जो ई है इसको हम क्यू के बट्टे में ले जाएं, तो हमारे पास बेटा ये सूत्र बनेगा। यानी एन अपनी जगह रह जाएगा और जो ई है वो क्यू के बट्टे में आ जाएगा। तो एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा हमारा सूत्र ये। अब इस सूत्र से बेटा हम लोग क्या काम करेंगे, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वैल्यू हम लोग क्यू की जगह पे ये रख देंगे, 8.0 गुणा 10⁻⁻7 रख दी। इसके बाद नीचे ई है बेटा, ये क्यू की वैल्यू क्यू की जगह है और ये नीचे ई है। अब ई की वैल्यू हमारे पास ये होती है फिक्स, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये वाली वैल्यू आपको रट के रखनी है। ये वैल्यू ये उठा के वैल्यू हमने बेटा यहाँ रख दी। जब इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे वो चीज़ आप लोग देखेंगे बेटा। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से क्या है कि जो पावर होती हैं, अब ये जो पावर नीचे है आपके पास में, ये वाली जो ये 10⁻⁻19, इस पावर को हमेशा याद रखो। कोई भी कभी भी अगर पावर जो बटे में होती है, यानी कोई भी चीज़ बटे में होती है और उसकी पावर जो होती है उसको अगर ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है। नीचे बेटा पावर 10⁻⁻19 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर ऊपर हो जाएगी बेटा जाके 10⁻+19 हो जाएगी। और जैसे ही +19 हो जाएगी और ऊपर ऑलरेडी चल रही है 10⁻⁻7। अब ये जो माइनस की और ये प्लस की, ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो जैसे ही घटेंगी तो 10 की घात, अब 19 प्लस की है तो 19 ज़्यादा है तो 7 जाएंगे, 19 में से 7 जाएगा तो वैसे ही आपके पास में घात तो आ जाएगी, 10 की घात 12 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, आपकी 7 घटेगी 19 में से तो 12 बचेगा, तो 10 की घात 12 ये आ जाएगी। उसके बाद में आप लोग बेटा देखेंगे इसको यहाँ से पॉइंट से, या तो पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, पॉइंट से पॉइंट को आप क्या कर देंगे, ये जो पॉइंट है इधर, ये वाला पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट से आप हटा देंगे। जैसे ही पॉइंट हटेगा तो 16 से 5 टाइम्स जाएगा, यानी 16 पंजे होता है बेटा 80। नीचे बन गया 16 और ऊपर बन गया 80, तो 16 पंजे होता है 80। तो यही वैल्यू आ गई आपकी 5 आ गई। क्या आ गई ये बेटा वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपके पास में आ गई 5। तो 5 इंटू 10⁻12 आ गया, ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया यहाँ से निकल के। तो ये किसका मान आ गया बेटा, ये एन का मान आ गया। किसका मान आ गया, एन का मान आ गया। अब यहाँ से देखना आपको कि ऋण आवेश से तात्पर्य इलेक्ट्रॉन की अधिकता से है। अब ऋण आवेश है, अब कह रहा है कि अगर ये कह रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, कह रहा है कि ऋण आवेश है, यानी कि किसी भी पदार्थ पर क्या है, ऋण आवेश है। तो इसका मतलब कोई भी पदार्थ अगर ऋण आवेशित होगा तो उसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इसका मतलब यहाँ से पूछा है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है।
तो हम लोग ये अधिक या कम कैसे पता करेंगे? यानी कि जब किसी पदार्थ पर ऋणावेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अधिक ही होंगे। तो इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे इसमें? 5 गुणा 5.0 कह सकते हैं, आप सीधा 5 बोल सकते हैं। 5 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे इस पदार्थ पर, यानी कि जो भी पदार्थ होगा वो। तो आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ही हमने इजी वे से करने की कोशिश की है। इस हिसाब से बेटा आपको अगला क्वेश्चन भी करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड से एक 10 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के रूपांतरण में कितना समय लगेगा? यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से बेटा आपके पास में ये जो दिया है Q का मान बेटा 1 कूलम दिया। किसका दिया? Q का मान दिया आपको 1 कूलम दिया है। और यहाँ से E का मान आप लोग जानते हैं, Q का मान दिया है, E का मान आप जानते हैं। और यहाँ से बेटा आपको N का मान निकालना है। किसका नाम निकालना है? N का। N का जैसे ही मान निकल आएगा आपके पास, तो N का मान निकलेगा 6.25 × 10⁻18। जैसे ही निकल आएगा वैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें 10⁻9 से भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद में आप लोग देखेंगे कि जो वैल्यू बनेगी वो 6.25 × 10⁻9 सेकंड लगेंगे। और इसे अगर हम लोग इतना सेकंड लगेंगे, इसको हम लोग अगर वर्षों में बनाना चाहें तो इसमें 365 × 24 × 3600, यानी 365 का मतलब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब 365 एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। और ये 24 घंटों में कितने सेकंड होते हैं? वो 3600 सेकंड होते हैं। इतने सबसे आप लोग डिवाइड कर देंगे 6.25 × 10⁻9 को, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी वर्ष में बन जाएगी। तो 198 वर्ष आ जाएंगे निकल के, कि 198 वर्ष में ये एक पिंड से दूसरे पिंड में ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ये आपके पास में न्यूमेरिकल है, और बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल को बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो हम लोग आगे और भी वीडियोस को लाते रहेंगे, और लगभग फिजिक्स को बड़े ही इजी वे से पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत इसका अपडेट मिल जाएगा। और इन क्वेश्चंस को, यानी कि इन वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि और भी बच्चे देख पाएँ, हमसे और भी लोग जुड़ पाएँ, जिससे हमारा और हौसला अफजाई हो, जिससे हम और भी वीडियो अच्छी से अच्छी ला पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।